अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम मलिक और मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं मरियम नवाज़ ख़ान और आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1 और आज तारीख है 2 नवंबर 2024। आज के कमरा अदालत नंबर 1 में पाकिस्तान के सियासी और अदालती महाज से जुड़ी कुछ अहम खबरें आपके सामने रखते हैं। 26वीं आईनी तरामीम के तनाजुर में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पहला इजलास तलब कर लिया है। इजलास का जो एजेंडा है वो भी जारी हो चुका है। तो क्या 5 नवंबर यानी मंगल के रोज़ 26वीं आईनी तरामीम के तनाजुर में आईनी बेंचेस की तश्कील होने जा रही है या नहीं, आज की इस वीडियो में आपके सामने तफसीलात रखते हैं। दूसरी जानिब इन्हीं 26वीं आईनी तरामीम के खिलाफ वकला महाज उनकी जानिब से आज के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आल पाकिस्तान नेशनल एक्शन कमेटी का इजलास हुआ और उस इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और कुछ बड़े दावे भी किए गए, यानी कि कोई वकला तहरीक जो है वो मुस्तकबिल में खड़ी हो सकती है या नहीं। और तीसरे नंबर पर जस्टिस याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान 7 रोज़ हो चुके हैं उन्हें हल्फ उठाए और इन 7 दिनों में उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के मुतअद्दिद इक़दामात को अंडू किया है और ये इक़दामात जो हैं वो इंतज़ामी नौयत के थे। और आखिर में आपके सामने कुछ तफसीलात रखेंगे कि आज के रोज़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी पहुँचते हैं लाहौर में। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम और दीगर कुछ लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। एजेंडा होता है जेल रिफॉर्म्स का और उससे मुतालिक एक अहम तरीन कमेटी भी बना दी जाती है और उस कमेटी में 9 और 10 मई के वाक़यात में भी एक शख्सियत ऐसी हैं जो हाल ही में जेल में रहकर आई हैं। तो ये तमाम तर तफसीलात आज की इस कोर्ट रूम की वीडियो में आपके सामने रखते हैं। गुज़श्ता रोज़ की तरह आज भी मरियम नवाज़ ख़ान हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। मरियम, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास जो है वो फिर बिलाखिर तलब कर लिया गया है मंगल के रोज़, तो क्या देख रही हैं आप? देखिए, जुडिशल कमीशन का क्योंकि ये पहला इजलास होगा और अगर आपने मेंबरान देखे हों तो उन मेंबरान में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं और ये वो 2 जजेस हैं जिनको सुपरसीड करके ये तमाम तर जो कमेटी का मामला है, जुडिशल कमीशन को बैठना पड़ रहा है, ये बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि ये जुडिशल कमीशन का इजलास सिर्फ एजेंडे के मुताबिक ही नहीं होगा बल्कि इसके अंदर दीगर जो मौज़ूआत हैं वो भी ज़ेरे बहस आएंगे। गो के एजेंडे में तो सिर्फ इतना ही है कि सेक्रेटेरिएट का क़याम, क्योंकि आईने पाकिस्तान में जो 26वीं तरमीम की गई है उसके अंदर दर्ज है कि जुडिशल कमीशन अपना एक अलग से सेक्रेटेरिएट बनाएगा, उसके अपने मुलाजमीन होंगे, उनका अपना सेक्रेटरी होगा, उनकी तनख्वाहें जो है वो कौमी खजाने से जाएंगी। लेकिन उसके अलावा सेक्रेटेरिएट के क़याम के साथ जजेस की नॉमिनेशन, जो दूसरा एजेंडा है, अहम तरीन एजेंडा, वो ये है कि जो आईनी बेंच के जजेस हैं उनका इंतखाब करेगा ये जुडिशल कमीशन। हम आगे चल के वसीम इस पर भी बात करेंगे कि जो आईने पाकिस्तान में ये 26वीं तरमीम की गई है इसमें गलतियां हैं, जानबूझकर छोड़ी गई हैं या फिर बनाने वाले मेंबरान मैनेज करने में मौजूद थे उस वक्त और उनको अंदाजा नहीं हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती छोड़ गए हैं इस जुडिशल कमीशन इजलास, जुडिशल कमीशन के कयाम से मुतालिक जो कि आईनी बेंचेस बनाने के लिए। तो जो दूसरा एजेंडा है या पहला एजेंडा है वो तो मैं और आप एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, जाहिर है आईने पाकिस्तान की डिमांड है, होना भी यही है। लेकिन जो तीसरा एजेंडा है कि जो जुडिशल कमीशन के चेयरमैन है यानी चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी, अगर वो चाहेंगे तो किसी भी एजेंडे को ज़ेरे बहस लाया जाएगा। क्योंकि ये अमूमी तौर पर हर जो इजलास का एजेंडा होता है उसमें शामिल होता है। लेकिन इस वक्त जब मुल्क में बड़ी हीटेड डिबेट चल रही है, जब जस्टिस याहिया आफरीदी रूल ऑफ लॉ की बात कर चुके, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के असूल को जो है वो बरकरार रखने की बात कर चुके, उस पर कोई समझौता नहीं करेंगे, तो फिर जाहिर है कि इस जुडिशल कमीशन के अहम तरीन इजलास में बहुत कुछ ज़ेरे बहस आएगा। तो वैसे मुझे बताइएगा कि कितने मेंबरान को ये एजेंडा भेजा गया है? क्या 13 के 13 मेंबरान इसमें होंगे या फिर जो तमाम तर मेंबरान हैं उनकी मेजॉरिटी से आपकी टेक इस पर क्या है? क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये इजलास गैर मामूली होगा क्योंकि पहली दफा तमाम तर जजेस हुकूमत के साथ बैठेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का सामना होगा हुकूमती साइड से भी और जस्टिस मुनीब अख्तर का भी, और हमने देखा है कि मरियम मैं उसी जानिब आना चाह रहा हूँ। देखिए, आपने जो अभी एक अहम तरीन बात की कि 26वीं आईनी तरमीम के ड्राफ्ट में जिस कदर गलतियाँ छोड़ी गई हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुबहम हैं और उसके ही तनाजुर में जो वजारत कानून है वो माजी में कुछ ऐसी चीज़ें एक्सप्लेनेशंस के लिए जारी करती रही है आईनी तरमीम के तनाजुर में। मगर सबसे पहले हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, ये जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है इसकी तश्कील 9 हुई है 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी इसके चेयरमैन हैं, चेयरपर्सन हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 मोस्ट सीनियर जजेस यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान इसमें शामिल हैं। उसके बाद एक जो नशिस्त है वो इस वक्त वेकेंट छोड़ी गई है क्योंकि इसमें लिखा गया था कि मोस्ट सीनियर जज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस। अब यहाँ पर भी मेरा एक सवाल है जो कि मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि जो आइन का आर्टिकल 175A है, इस वक्त जो ड्राफ्ट है वो मेरे सामने पड़ा है,
उसकी 175A की जो A2 की जो क्लास 2 है उसमें लिखा गया है, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट द कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ, यानी कि ये कमीशन जो है ये 13 रुकनी है और ये 13 रुकनी अरकान पर मुश्तमिल होगा। मगर आज के रोज़ जो नोटिस जारी किए गए हैं वो 12 अरकान को जारी किए गए हैं, क्योंकि अभी तो इस बेंच ने ही बैठ के जो आईनी बेंच है उनके जो जजेस और सरबराहान हैं उनका तयन करना है। तो पहले से इसमें लिखा गया था कि जो इसमें आईनी बेंच का सरबराह है वो भी शामिल होगा। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कैसे देखती है वो हमें आगे चलकर पता चल जाएगा। उसके बाद जो एक और मेंबर हैं वो लॉ मिनिस्टर आजम नज़ीर तारड़ हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इसके मेंबर हैं, और उसके बाद जो पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे हैं अख्तर हुसैन, उन्हें ही इस मामले में कंटिन्यू कराया गया है। जिसके बाद हुकूमत के 2 लोग हैं, फारूक एच नाइक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेट से इनका ताल्लुक है, और शेख आफ्ताब अहमद हैं PMLN से मेंबर कौमी असम्बली है। अपोजिशन से 2 लोग हैं, उमर अयूब ये कौमी असम्बली से हैं, और शिबली फराज जो हैं वो सेनेट से हैं। जबकि जो स्पीकर नॉमिनी था वो नाम सामने आया है एक खातून का, और उनका नाम है जी जो यहाँ पर आ रहा है गालबन खुर्शीद बरोचा उनका नाम है। तो ये अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये इसकी साख्त होगी। और फिर आपको मैं एक और भी यहाँ पर बात बताऊँ, अब सबसे बड़ा सवाल तो मरियम यही है कि आईनी बेंचेस के जजेस का तयन होगा और आईनी बेंच के सरबराह कौन बनेगा, वो इस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सामने आएगा। जब मैं आइन का आर्टिकल 175A पूरा पढ़ता हूँ और उसके बाद जब मैं आइन का आर्टिकल 191 पूरा पढ़ता हूँ 26वीं आइनी तरमीम के तनाजुर में, 175A में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उसकी असर नौ तश्कील की गई, और 191 में आइनी बेंचेस के हवाले से लिखा गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है, एक सवाल है, वो सवाल ये है कि ये जुडिशल कमीशन बैठ जाता है 12 रुकनी, तो वो नाम कौन फ्लोट करेगा इस कमीशन के सामने कि फलां जज जो है वहाँ से शुरू होनी चाहिए आइनी बेंचेस के जजेस की जो नॉमिनेशन है, या फिर फलां 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 जज ABCXYZ 3 नाम ऐसे हैं जिनको आईनी बेंच के लिए कंसीडर करना है। तो ये नाम इनिशिएट कौन करेगा? इस हवाले से तो 175A भी खामोश है और इस हवाले से 191 भी खामोश है। वैसे मैं ये समझती हूँ कि हमें इस बात को पहले इस्टेब्लिश करना है कि जो आइन के अंदर 26वीं आईनी तरमीम हुई, उस 26वीं आईनी तरमीम में दर्ज क्या है, जिसके ऊपर बहुत से लोग तकिया करके, जैसे आपने ही जिक्र किया अभी कि वजारत कानून ने एक एलामिया जारी किया था, जिस एलामिया में उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि अगर कोई एक आध रुकन नहीं भी होगा, यानी अगर आईनी बेंच का सरबराह अभी मुकर्रर नहीं है, तो उसके बगैर भी जो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स हैं जुडिशल कमीशन के, वो बैठकर इजलास कर सकते हैं। चलिए हम उनकी आईने पाकिस्तान पर जारी एक एलामिया को तस्लीम कर भी लेते हैं, गो के आइन पर तशरीह के लिए एलामिया नहीं हुआ करता, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा रेफरेंसेस और दरख्वास्तें आया करती हैं, लेकिन क्योंकि मुल्क में कुछ भी गैर मामूली हो सकता है तो वही हुआ। उसके बाद अगर हम ये जो आर्टिकल 175A के अंदर तरमीम है, इसका लास्ट पैराग्राफ है जो कि पैराग्राफ नंबर 23 है, उसको मैं एक दफा पढ़ देती हूँ और फिर हम समझ लेते हैं कि वो क्या है जिसको गलतुल-आम में, ये जो आप बात करें ना कि नाम तजवीज़ कौन करेगा, अगर आपको याद हो हम कुछ दिन पहले भी इसके बारे में बात कर रहे थे, जब मुख्तलिफ लोगों से मैंने पूछा तो हर एक की परसेप्शन ये है कि नाम कोई भी मेंबर तजवीज़ कर सकता है, लेकिन पढ़कर समझ आती है कि ये इतना सीधा मामला नहीं है, नाम कोई और मेंबर तजवीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि आर्टिकल 175A के अंदर तरमीम के बाद भी ये खामोशी रखी गई है। जो इसका पैराग्राफ नंबर 23 है वसीम, वो ये कहता है कि फॉर ईच एंटिसिपेटेड और एक्चुअल वैकेंसी ऑफ अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल शरीयत कोर्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, अ जज ऑफ द फेडरल शरीयत कोर्ट और अ जज इन अ हाई कोर्ट, any member of the commission may give nominations in the commission for appointment against such vacancy। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज लगाना होगा, चीफ जस्टिस लगाना होगा फेडरल शरीयत कोर्ट का, कोई जज लगाना होगा फेडरल शरीयत कोर्ट का, कोई चीफ जस्टिस लगाना होगा हाई कोर्ट का, या फिर जज लगाना होगा हाई कोर्ट का। तब इन 13 मेंबरान में से कोई भी एक अपनी नॉमिनेशन दे सकेगा। ये जजेस लगाने की बात है वसीम, जो अभी तादाद बढ़ा के 25 की जा रही है ना, वहां पर ये काम जरूर आएगा क्लॉज, लेकिन आईनी बेंच में जज लगाने के हवाले से कुछ दर्ज नहीं है आर्टिकल 175A में भी और आर्टिकल 191A में भी। तो अब जो मुझे समझ में आता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, गो के बहुत नाकिस है, लेकिन उसमें यह है कि जैसे पहले होता था रिवायात के मुताबिक कि चीफ जस्टिस बतौर चेयरमैन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान नाम फ्लोट किया करते थे, तो इस तरह तो तजवीज़ चीफ जस्टिस की जानिब से ही आनी चाहिए, क्योंकि आइन में तो कुछ दर्ज ही नहीं है
और मुझे लगता है कि ये बात भी ज़ेरे बहस आ सकती है, जजेस को भी ये मामला देखना होगा कि भाई इतना बड़ा नुक्ता हुकूमत ने तो ये पूरी तरमीम इसीलिए की थी ना कि आईनी बेंच वो बना सके, तो अब तो मुझे लगता है कि ये नहीं हो सकेगा। आईनी बेंच तो चीफ जस्टिस ही नाम उस पर फ्लोट करेंगे, और चीफ जस्टिस के तजवीज़ करदा नाम में तो चीफ जस्टिस खुद भी नहीं हो सकते। तो ये तो एक और आप कह सकते हैं कि हम केओस की तरफ जा रहे हैं, एक और क्राइसिस है जो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ मरियम, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब देखिए ना कि आपने 175A का जो लास्ट 23 था वो पढ़ा, उसमें नो डाउट जो आईनी बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, उसका कहीं तस्करा नहीं है। जो 175A 2 का 2 है, जहाँ पर ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील 9 की गई है, वहाँ पर भी लिखा हुआ है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट द कमीशन शेल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। यानी कि यहाँ पे भी आईनी बेंचेस का नाम का तस्करा नहीं है। चले इस बात की उन्होंने जाकर इसको 191 में क्लियर कर दिया कि ये जो आईनी बेंचेस बनेंगे ये उसी जुडिशल कमीशन के तहत बनेंगे। फिर जब हम 175A का जो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं जो इसमें दी गई है, उसमें चलें इस हद तक ये क्लैरिटी ज़रूर कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जज या उसका जो सरबराह है उसके लिए अगर चीफ जस्टिस का नाम आता है या फिर सुप्रीम कोर्ट के उन 3 जजेस का नाम आता है जो कमीशन में मौजूद हैं, तो फिर वो उठ जाएंगे और उनकी जगह जो नए उनके बाद के जो सीनियर जज होंगे वो उसमें शरीक हो जाएंगे। ये भी एक माजी की रिवायत रही है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाइयों में भी हम ऐसा देखते रहे हैं। तो इनमें ये तो इस हद तक तो बात ये नज़र आती है कि अब या तो फिर ये हो कि आईनी बेंच के लिए नाम ही जस्टिस जमाल खान मंदोखेल से आगे फ्लोट किया जाए ताकि इन जजेस को किसी में को उठना ना पड़े, या फिर अगर इनमें से चाहे वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो या 3 सीनियर जजेस हो उनके बाद उनके कोई नाम फ्लोट किया जाता है तो उसमें तो फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो हैं वो उस उठ जाने वाले जो रुकन है उनकी जगह ले सकेंगे। मगर इस सारे मामले में अब एक और सवाल भी मेरे नज़र में सामने आ गया। देखिए, नाम कौन फ्लोट करेगा इस हवाले से कोई क्लैरिटी नहीं। चलें, आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो इस वक्त के रूल्स हैं जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो किसी भी जज की तकर्री के लिए नाम देता है, तो अगर यहाँ पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान का नाम हम सुन रहे हैं कि वो वफाकी हुकूमत उनको आईनी बेंच का सरबराह बनाना चाहती है, ये बड़ी एक यहाँ पर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में जो बहस है वो गर्म है। अगर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी जस्टिस अमीनुद्दीन खान का नाम ही नहीं देते, देन व्हाट? एग्जैक्टली लेकिन यहाँ पर एक और सवाल भी है वसीम, अगर वो जस्टिस अमीन का नाम नहीं देते तो क्या हुकूमत, आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है, क्या हुकूमत उनका नाम खुद से फ्लोट करेगी तो कैसे? आइन तो खामोश है। लेकिन एक और अहम चीज ये भी है कि एक और बहस जो चल रही है वो ये भी है, जो आइडियली बहुत से लोग कर रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि वो इस वक्त चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी ही को आईनी बेंच का सरबराह भी बना दे। तो वैसे मेरा सवाल ये है आपसे, मुझे ये बताएं, अगर चेयरमैन है कमेटी के जो कि चेयर कर रहे हैं, उन्होंने एजेंडा फ्लोट किया है, उन्होंने सबको ये एजेंडा भिजवा के दावत दी है इजलास के लिए 5 नवंबर मंगल के दिन, उन्होंने ही जो एजेंडा है जाहिर है वो भी जारी किया सेक्रेटरी ने। तो अब अगर सब कुछ चेयर ने करना है और मिसाल के तौर पर आइडियली अगर हुकूमत कहती है कि चलो नहीं, नाम फ्लोट होने का भी मसला है, इस पर आईने पाकिस्तान खामोश है, पर फॉर द टाइम बीइंग हमें आईनी बेंच बनाना है और आईनी बेंच का सरबराह बन जाता है चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी, तो फिर आइंदा जुडिशल कमीशन को चेयर कौन करेगा? अगर याहिया खान आफरीदी ही बनते हैं जुडिशल कमीशन के मेंबर, तो अगर वो सीनियर तरीन जज के तौर पर जो सीनियर तरीन जज होना है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, तो वो क्या वैकेंसी थ्रू आउट खाली रहेगी? क्या इनकम्प्लीट जेसीपी ही बेंचेस लगाती रहेगी? तो वसीम, हम आपको याद होगा 26वीं आईनी तरमीम पर जब हमने पहले दिन से बात करना शुरू की, उसको पढ़ा, तो हमने सर पकड़ इसलिए नहीं लिया था कि आपने सिर्फ अदलिया की आजादी और अदलिया के अंदर इतनी ज्यादा इंट्रूजन कर लिए, बल्कि इसलिए भी पकड़ लिया था कि जो क्लॉज समझ पढ़े आप, जो क्लॉज उसमें गलती है और हर गलती आईनी बहरान की तरफ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहरान की तरफ लेकर जा रही है। तो मुझे ये बताएं कि ये जो पूरा एक 26वीं आईनी तरमीम के पीछे एक मंजनी में इसे कहूंगी बेचा जा रहा था कि ज़ेरे इल्तवा मुकदमात को कम करना है, जजेस को सियासी मुकदमात में उनकी पोलराइजेशन की वजह से बैठने नहीं देना, तो अब क्या होगा? अब तो हम तो एक क्योस देख रहे हैं और ये नहीं हो सकता कि ये इतनी अहम तरीन नहीं। इस बात का जवाब देखिए, आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं, मैं पूरा ड्राफ्ट पढ़ के बैठा हूं, मेरे पास उसका जवाब नहीं है।
मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप पूरा ड्राफ्ट पढ़ के बैठी हैं, आपके पास जवाब नहीं है। बात वही आ जाती है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की कि हम ये मामलात भी अब आला दिमागों के पास और आला बेंचेस के पास भेज देते हैं कि वही बैठ के मंगल के रोज़ जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पहला इजलास होगा तो उसमें चीज़ें किस तरह क्लैरिटी के साथ सामने आती हैं, या फिर वजारत कानून और इंसाफ जो है वो फिर शायद ये भी किसी आइनी या कानूनी तारीख में पहली मरतबा होगा कि जो ड्राफ्ट में लिख दिया गया, जो आइन में तरमीम कर दी गई, उस पर वजाहत जो है वो वजारत कानून और इंसाफ दे रही है। तो तमाम तर जो इसमें एलामिया की सूरत में, तो इस तमाम तर मामलात में जो अभी तक की पेचीदगियाँ हैं ये हम देख लेते हैं। गालबन जब मंगल के रोज़ कमीशन बैठेगा तो वो किस तरह से काम करता है तो सारी क्लैरिटी जो है वो वाज़े आ जाएगी। क्योंकि आपसे कबल तो ये भी एक डिबेट थी कि 13 जज बैठेंगे, 13 रुकनी होगा, 12 रुकनी होगा। आज उसकी क्लैरिटी चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने उस नोटिफिकेशन के थ्रू कर दी जो उन्होंने 12 नाम उसमें लिखवाए थे। तो जो दूसरा सारे मामले में हमारा आज का मौजू है, जी 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 मुझे ये बताइएगा कि आज आप सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, वुकला क्या मुतहर्रिक हैं? आपको कोई नजर आ रही है, जिस दूसरे टॉपिक की आप बात कर रहे थे, कोई वुकला तहरीक जिसके बारे में वुकला दावा करते हैं कि वो तो रवा दावा है, तो क्या कोई वुकला तहरीक होने जा रही है और क्या नारा है वुकला का इस मर्तबा? कोई वो वाला वलवला जोश नजर आया आपको जो माजी में हुआ करता था? आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आपने सवाल भी कर लिया और उसमें जवाब भी खुद ही दे दिया जो वकील जवाब दे रहे हैं। मुनीर मलिक साहब जो हैं 2007 की वुकला तहरीक के रूए रवां थे, आज के रोज़ भी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे। उन्होंने बगैर किसी सवाल पूछे ही यही बात कर दी कि आप हमसे सवाल पूछते हैं कि वुकला तहरीक कहाँ है। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि वुकला तहरीक तो बहुत पहले से शुरू हो चुकी है। अब उसके मज़मरात क्या होंगे, उसकी स्पीड क्या होगी, वो किस तरह से आगे बढ़ेगी, हम उसके लिए आज बैठे थे। तो आज बुनियादी तौर पर हुआ क्या वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। हामिद खान ग्रुप जो है वुकला का, वो उसकी आज सरबराही में आल पाकिस्तान नेशनल एक्शन कमेटी है वुकला की, उसका इजलास था सुप्रीम कोर्ट में, और ज़्यादातर उसमें जो अक्सरियत थी वो तो हामिद खान ग्रुप के जो वुकला हैं उनकी ही थी। और उसके बाद फिर जो अली अहमद गुर्द हैं सीनियर वकील रहनुमा हैं वो भी आज के रोज़ मौजूद थे, और उसके साथ साथ मुनीर मलिक साहब जो हैं वो भी मौजूद थे, हामिद खान साहब और दीगर भी थे। तकारीर जो हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो दो लोगों ने की, मुनीर मलिक साहब ने की और अली अहमद कुर्द साहब ने की। अली अहमद कुर्द ने आज के रोज़ एक नया नारा ज़रूर मुतारफ़ कराया और उन्होंने कहा कि हम नहीं छड़ांगे, नहीं छड़ांगे, हम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो हमारी तहरीक है उसके ख़िलाफ़ जो हमारा नारा है वो है नहीं छड़ांगे। जबकि जो मुनीर मलिक साहब हैं उनका कहना था कि आज के रोज़ जब ये वुकला की नेशनल एक्शन कमेटी बैठी है उसमें मुझे चेयरमैन मुंतखब किया गया है और अब हम पूरे मुल्क में आल पाकिस्तान लायर कन्वेंशंस का एहतमाम करेंगे, हम गली गली कूचा कूचा जाएंगे। ये मामला हमारा नहीं पूरी कौम का मामला भी है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि कौम हमारी तरफ देख रही है तो हम उन्हें मायूस भी नहीं करेंगे और हम सबसे पहले कन्वेंशन करेंगे और उसके बाद एक मुल्क गिर वुकला तहरीक का आगाज़ जो है सड़कों पर आने का वो भी होगा। और साथ सबसे अहम तरीन बात उन्होंने ये भी की, उन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जितनी दरखास्तें आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ आ रही हैं हम उनके साथ खड़े हैं। और उन्होंने ये मुतालबा किया कि इन आइनी तरमीम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट है वो बैठकर सुने। और साथ उन्होंने एक और मुतालबा भी कर दिया, उन्होंने कहा कि अब इन अदालतों को अलल ऐलान इस आइनी तरामीम के खिलाफ जो किरदार है वो अदा करना होगा और इन आइनी तरामीम को स्ट्राइक डाउन करना होगा। क्विकली मैं इस मामले पे अपना एक आखिरी कमेंट देता चलूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो 2007 की वुकला तहरीक को अब की वुकला तहरीक से कंपेयर करते हैं। मेरे नज़दीक ऐसा हरगिज़ नहीं है। वजह यह है, मैं ये समझता हूँ, इस पर आप अपना इनपुट ज़रूर दीजिएगा, कि 2007 में जुडिशरी जो है उसको एक आमिर ने एमरजेंसी के तहत जजेस को PCO के तहत हल्फ उठाने पर मजबूर किया था। और उस वक्त की जो जुडिशरी थी वो प्रैक्टिकली उस वक्त फंक्शनल नहीं थी। उस वक्त जुडिशरी जो थी उसे घर भेज दिया गया था। तो उस अदलिया की बहाली के लिए वुकला तहरीक जो है वो हुई थी और उसमें बहुत सारे ऐसे जजेस थे जो बेंच से उठकर बार के साथ आकर खड़े हो गए थे। तो अब की बार सूरत हाल अलग है। अब की बार हम देख रहे हैं कि जुडिशरी है, जुडिशरी काम कर रही है, जुडिशरी 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी काम कर रही है, नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी आ चुके हैं। तो अब मुझे यह लगता है कि ये जो ओनस है ये हमें वुकला से ज्यादा उन जजेस के ऊपर डालना चाहिए जो कि 26वीं आईनी तरमीम के विक्टिम जरूर हैं। उन्होंने भी अदलिया की आज़ादी, आईने पाकिस्तान, इन सब के दिफा का तहफ़्फ़ुज़ किया हुआ है। उनका तहफ़्फ़ुज़ तो खैर किया या नहीं किया ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हल्फ ज़रूर उठाया हुआ है।
वसीम, बिल्कुल ऐसा ही है, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन अब के वक्त मुझे तो ये लगता है कि जहाँ वकला ये डिमांड कर रहे हैं कि अदलिया को 26वीं आईनी तरमीम नहीं तस्लीम करनी चाहिए, अदलिया उससे एक स्टेप आगे बढ़ चुकी है 26वीं आईनी तरमीम को एक्सेप्ट करके, और उसी के तहत अब ये JCP भी बनाई गई है और उसी के तहत अब मामलात आगे भी चलाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं वसीम, मुझे ये बताएं कि हमने देखा, आपने शुरू में बात भी की कि 7 दिन में जस्टिस याया आफरीदी ने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के कई इंतजामी फैसले अंडू कर दिए। तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जब गए तो उनके पास तो वाहिद लेगेसी इंतजामी फैसलों के हवाले से ही थी, तो अब तो मुझे लगता है कि उनकी लेगेसी वो भी जीरो हो गई, क्योंकि जस्टिस याया अफरीदी ने तो वो जो रिसर्चर भेजा था जस्टिस मंसूर अली शाह का साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने 12 जुलाई के फैसले के 15 दिन बाद 28 जुलाई को अचानक उनके इल्म में लाए बगैर अब उन्होंने उन रिसर्चर को भी वापस बुला लिया, वो सिविल जज थे, उसके अलावा 2 मजीद रिसर्चर्स भी वापस बुला लिए गए हैं। तो आपको नहीं लगता कि अब उस तरफ को भी, चले फैसलों के लिहाज से तो नहीं थी लेगेसी, लेकिन अब इंतजामी सतह पर भी साबिक चीफ जस्टिस के पास कुछ नहीं रहा दुनिया में बताने को? अच्छा देखिए, आपने एक बड़ी दिलचस्प बात की है यहाँ पर कि जस्टिस मंसूर अली शाह को बताए बगैर 28 जुलाई को उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने इन रिसर्चर्स को वापस इनके पेरेंट डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने का हुक्म दिया था। तो हमारी इतलात ये हैं कि इस बार भी नए चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह को बताए बगैर उनके जो रिसर्चर्स हैं वो वापस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिपोर्ट करने का उन्हें हुक्म दिया। हुआ कुछ यूँ कि कल के रोज़ एक ख़त लिखा गया। इसकी अहमियत आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि कल के रोज़ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक ख़त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट पहुँचता है। कल के रोज़ ही जो लाहौर हाई कोर्ट है वो इस सारे मामले में एक्शन लेती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ख़त है उसको आगे बढ़ाया जाता है और उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख़त के तनाजुर में उन 3 जो लॉ अफसरान हैं उनमें एक सीनियर सिविल जज हैं और 2 सिविल जजेज़ हैं। उनमें एक जो सीनियर सिविल जज हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह के रिसर्चर थे, बाकी जो 2 सिविल जजेज़ हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जी हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट के जो रिसर्च का विंग है, रिसर्च का जो ऑफिस है उसमें वो काम कर रहे थे। इन तीनों जुडिशल अफसरान को भी नहीं पता था और जस्टिस मंसूर अली शाह को भी नहीं पता था। जस्टिस याया अफरीदी ने वो तीनों वापस मंगवाए और तीनों को मजीद 3 साल के डेपुटेशन पर। अब सिंबॉलिकली मुझे तो इसकी बड़ी अहमियत लगती है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जो ये इकदाम किया था वो उस वक्त 12 जुलाई के फैसले के तनाजुर में जस्टिस मंसूर अली शाह को तंग करने के लिए किया था। तो अगर जस्टिस याया अफरीदी ना भी बुलाते इन रिसर्चर को वापस तो मेरा तो ख्याल है कि काम तो फिर भी चलते रहना था। बिल्कुल ऐसे ही है वसीम, इसमें कोई शक नहीं है कि उस वक्त चीफ जस्टिस ने उनको तंग करने के लिए किया। लेकिन आपको याद होगा कि मार्डला हिल्स का मुकदमा चल रहा था जो तौहीन अदालत का चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया था, उसमें एक खातून है उनको बहाल भी कराया था और वजारत दाखिला को ट्रांसफर का केस था। खैर उसमें चीफ जस्टिस ने समाअत करते हुए एज यूजुअल सहाफियों के ऊपर तनकीद की थी, ज़ेरे इल्तवा 190 मिलियन पाउंड के मुकदमे का भी जिक्र किया था और साथ ही ये कहा था, हसनात मलिक साहब की ये स्टोरी थी अगर आपको याद हो, तो चीफ जस्टिस ने उनका नाम लिए बगैर ये कहा था कि मलिक रियाज से पैसे लेकर ये आजकल सब कुछ चलाते हैं, और कहा कि जो बैरियर टाउन का नाम भी नहीं लिया था लेकिन कहा कि वहां से पैसे लेकर सब कुछ चलता है। और फिर ये कहा कि जो डेपुटेशनिस्ट हमने वापस भेजे तो उसको भी खबर बना दी, तो भाई उनकी तो डेपुटेशन का अरसा खत्म हो गया था, वो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर थे, तो अब क्या उनको दोबारा बुला लेना कानून गैर कानूनी, आपको नहीं लगता कि बिल्कुल ही उनके तमाम तर मामलात की नफी हो रही है? मगर खैर वैसे हम बार बार ये बात करते हैं उनके बारे में मजीद क्या बात करें, लेकिन अब चीफ जस्टिस, मौजूदा चीफ जस्टिस याया खान आफरीदी लाहौर में मौजूद हैं और आज उन्होंने जेल रिफॉर्म से मुतालिक, जेल इस्लाहात, जो कि हर चीफ जस्टिस को मुझे लगता है कि उसके मोटो में जरूर होता है, लेकिन साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने ना कभी जेल रिफॉर्म्स के हवाले से बात की, ना उस पर गौर किया। वो अपने पूरे टाइम में शायद अपनी लेगेसी बनाने में लगे रहे लेकिन वो भी नहीं बन पाई। तो अब जस्टिस याया आफरीदी, ये बात दुरुस्त है कि फौजदारी के मुकदमात में उनका काफी अबूर है, तो वो जड़ से, मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि वो जड़ से चीजों को शायद ठीक करना चाह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ATC के जजेस को भी बुलाया और आज जेल रिफॉर्म्स कमेटी भी बना दी, लेकिन इसके मेंबरान बड़े दिलचस्प हैं। तो मुझे बताइए कि आपको नहीं लगता खदीजा शाह को शामिल करना, 9 और 10 मई रियासत का बयानिया है, 9 और 10 मई का, उसमें एक नामजद वो मुलजिमा रही है, उनको उतना अरसा बाकायदा कैद रखा गया, फिर उनको जमानत पे उनकी रिहाई हुई, उनको शामिल करना कमेटी में एक और पैगाम है। अच्छा, पैगाम से ज़्यादा मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने इन चीज़ों को बैलेंस आउट किया है। इस पे मेरा एक अलग स्टांस और है, वो मैं आपको आखिर में बताता हूँ। जहाँ एक रिटायर्ड जज हैं
उसके साथ साथ एक एडवोकेट साहिबा हैं, फिर खतीजा शाह साहिबा हैं और फिर सेनेटर आहद चीमा हैं। अब PMLN से उनका ताल्लुक़ है। इमरान खान के दौर में वो पाबंद सलासल रहे थे और इस दौर में खतीजा शाह पाबंद सलासल रही थी। तो इनको ये टास्क दिया गया है कि वो जो कैदी हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए भी और जो दीगर इकदाम हैं जेल रिफॉर्म से मुतालिक अपनी रिपोर्ट जो है जेलों में दौरा करें, वहाँ पर जाएँ और उस हवाले से जो भी वो अपना इनपुट दे सकती हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दें। अब इस एक अहम तरीन हवाले से मेरा सिंपल ये कि इनपुट है, हमारी जेलों में बदकिस्मती से कैपेसिटी से 2, 3, 4 गुना ज़्यादा जो वहाँ पर कैदी हैं वो मौजूद हैं। उनकी फलाह बहबूद का कोई वहाँ पर जो ऐसा निज़ाम है वो नहीं है, इंतहाई अबतर हालत में वो रह रहे हैं। तो जो इस मुल्क की जेलों में जाती है वो तो एक गरीब, वो ज़्यादातर अक्सरियत उन लोगों की होती है जो कि इस मुल्क का इतना महंगा इंसाफ है, जो कि इंसाफ लेने के प्रोसेस को ही अफोर्ड नहीं कर सकते। इस मुल्क की जेलों में गालबन 80 से 90% ऐसा तबका होगा जो इस मुल्क का गरीब तरीन तबका होगा। उनके लिए रिफॉर्म्स जो है वो हमारे मुल्क की जो इलीट क्लास है, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये टास्क उनके सुपुर्द किया है कि इलीट क्लास बैठकर जो इस मुल्क के गरीब तबका लोग हैं उनके लिए बेहतरी का जो निज़ाम है वो तलाश करें। लेकिन वसीम, हमारे मुल्क में मेरा आपसे फिर मुख्तलिफ स्टांस है। हमारे मुल्क में एक और बदकिस्मती ये है कि जितने आला ओहदे या फैसला साज हैं वो सारी इलीट ही से ताल्लुक रखते हैं। और अभी पिछले 2-4 सालों में हमने देखा कि वही इलीट जो इस वक्त इस कमेटी का हिस्सा भी है, आपने आहद चीमा की मिसाल दी, आहद चीमा के साथ क्या हुआ था बतौर ब्यूरोक्रेट हम सबको मालूम है। फिर खदीजा शाह के साथ क्या हुआ हम सबको मालूम है। तो एक इलीट जो कि उस तमाम तर तकलीफ से गुजरी है, हमें नहीं मालूम कि आज वो कितनी सेंसिटिव होगी उन तमाम तर तकलीफों से जो जेल में बैठे लोग सह रहे होंगे, लेकिन उनको शामिल जरूर किया है जो एक्सपीरियंस्ड है और हो सकता है कि वो कुछ करे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त ये कहना कि इलीट का फैसला, इलीट बैठकर गरीब आवाम का फैसला करेंगे, तो हमारे साथ पिछले 70-77 साल से यही होता आया है। तो यहाँ पर सिर्फ एक पॉजिटिव एलिमेंट ये है जिसको मैं शायद ऑप्टिमिस्टिक तरीके से जरूर देख रही हूँ कि कम से कम किसी चीफ जस्टिस को ख्याल तो आया जेल रिफॉर्म्स का। आपको याद होगा जस्टिस अतर मिनल्ला बहुत जेल रिफॉर्म्स के ऊपर बात करते थे जब वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, और उन दिनों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे जस्टिस बंदयाल, और इन्होंने जेलों का दौरा भी किया था दोनों चीफ जस्टिस ने, और उस वक्त भी जेल रिफॉर्म्स के हवाले से इकदाम हुए। लेकिन पिछले 13 माह में इस हवाले से कोई बात तक नहीं हुई। सबसे ज्यादा सियासी कैदी बनाए गए इस अरसे में। देखिए आप बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं और मैं इससे इत्तेफाक भी ज़रूर करता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक मसला और भी है कि इस तरह के जो इकदाम होते हैं वो बड़ी बदकिस्मती है कि कॉस्मेटिक्स मुझे तो वो नज़र आते हैं कि अब नए चीफ जस्टिस आए हैं, उन्होंने दौरे किए हैं, उन्होंने ज़ैली कमेटियाँ बनाई हैं, रिपोर्ट तलब की है, और वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब सियासी मुकदमात और मामलात की भरमार होती है तो ये जो मंसूबे किसी भी नए चीफ जस्टिस के होते हैं वो बहुत पीछे रह जाते हैं और वो अपने आप को उस जगह पर लेके जाता है कि जहाँ से फिर इस तरफ तवज्जो देना जो है वो नामुमकिन हो जाता है। बहरहाल ये हमारी तारीख ज़रूर रही है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं इस हवाले से कोई ठोस इकदाम लेंगे और वही आप वाली बात कि इन मामलात को जड़ से हल करने की कोशिश करेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी वसीम मलिक और मरियम नवाज़ खान आपको फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1 अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे और मरियम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान, और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा।